हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर। ज़ेनिथ गुरु एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप एंड इस बार हम ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप के टोटल 2 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी पेपर 1 में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी एंड दिस इज पेपर 2 और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ईयर यानी कि सेशन 2025-26 में हम सिर्फ 2 ही पेपर डिस्कस करेंगे एंड दोनों के दोनों जो पेपर होंगे बेटा वो कैसे होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एक पेपर ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिएगा एंड दिस इज पेपर 2। ओके, यहाँ पे भी सेम ही तरीका है। अगर आप YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर YouTube के अलावा आप कहीं पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करेंगे तो आप यहाँ से गूगल रिव्यू भी हमको दे सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, अपने क्लास के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्लास से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा चैनल ज्वाइन करना है ज़ेनिथ गुरु का, ये भी आपको पता चलेगा कि क्लास 8 के बच्चे जो क्लास 9th में जा रहे हैं उनके लिए कौन सा चैनल है। वैसे तो ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन है, आप अभी जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे ये आपका पेपर 2 है। ठीक है, साइंस का ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस हम यहाँ पे साइंस का ही डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के एंड 30 नंबर का ये टेस्ट होगा बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता देंगे। क्वेश्चन 1 है, The image formed by a concave lens is always, concave lens जो है वो हमेशा कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है? एनी आइडिया? यस, जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है? रियल, एनलार्ज, इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल? कैसी इमेज का फॉर्मेशन करेगा? यस, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है बेटा? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। रियल तो देखो, रियल क्या होता है? ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एनलार्ज मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उससे काफी ज्यादा बड़ा अगर इमेज बनता है सो उसको हम क्या कहते हैं? एनलार्ज कहते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब पूरा उल्टा होता है एंड नेक्स्ट वन इज वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस जो है वो कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है? वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है एंड कॉन्केव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, वो क्या करते हैं? चीजों को डाइवर्ज करने का काम करता है। एक होता है कन्वर्ज करना, एक होता है डाइवर्ज करना। तो ये डाइवर्ज करता है यानी कि आउटवर्ड साइड भेजता है ये चीजों को। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वर्चुअल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फूड वेब आर मोर स्टेबल देन फूड चेन। फूड वेब जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है फूड चेन की कंपैरिजन में, बिकॉज दे आर शॉर्टर, दे इन्वॉल्व फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव फूड पाथ्स एंड दे आर आर्टिफिशियल। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा क्यों होता है कि फूड वेब जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है फूड चेन में? देखो, फूड चेन क्या है? सीधी सीधी है, जैसे ए बी को खाएगा, बी को सी खाएगा, सी को डी खाएगा, इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाता है? फूड वेब है, नहीं फूड चेन है। फूड वेब की बात करें तो यहाँ पे मान लो ई है जिसको सी भी खा रहा है, इसको बी भी खा रहा है। ठीक है, ये पता नहीं किस किस को खा रहा है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे एक पॉपुलेशन सिर्फ दूसरी मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे ही डिपेंड नहीं होती, वो मल्टीपल पॉपुलेशन पे क्या होती है? डिपेंड करती है। ठीक है, दे प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव फूड पाथ। सिर्फ एक ही फूड पाथ प्रोवाइड नहीं करता है, ये ऑल्टरनेटिव फूड पाथ्स प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन 3rd इज, a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called। ठीक है, a solution in which more solute can dissolve। जब ज्यादा solute डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर तो ये किस टाइप का सोल्यूशन होता है बेटा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा? व्हेन मोर सोल्यूट इज एडेड। देखो, जब और ज्यादा सोल्यूट हम गिवन सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम और सोल्यूट को ऐड नहीं कर पाते, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐड कर पा रहे हैं, अगर जो ऐड कर पा रहे हैं तो ये हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। So, question number 4 is which of the following is an example of asexual reproduction? कौन सा इसमें से asexual reproduction का एग्जाम्पल है? asexual reproduction में क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction। क्लियर है? उसको हम asexual reproduction कहते हैं। तो सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर पॉलिनेशन, कौन सा इसमें से हमारा asexual reproduction होगा? सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको किस में देखने के लिए मिलता है? देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम में होता है, रूट में होते हैं, लीव्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में ट्यूब उसकी आई निकलती है। ठीक है, ब्रायोफाइलम के बारे में बात करें तो पत्तों से बहुत सारे अलग नए नए पौधे बन सकते हैं। शुगर केन के स्टेम के बारे में बात करें तो वहां से भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर वेजिटेटिव प्रोपगेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? कौन सा इसमें से नॉन मेटल है? यस, कौन सा इसमें से नॉन मेटल होगा बेटा? कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन। कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन। आयरन इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, कॉपर इज मेटल। सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही यहाँ पे ऐसा है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, सल्फर ही यहाँ पे बेटा ऐसा है जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 इज अ स्टूडेंट poured 200 ml ऑफ वाटर इनटू 3 कंटेनर। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 200 ml वाटर को 3 कंटेनर में पोर किया इन डिफरेंट शेप। इन ईच केस द वाटर लुक द शेप ऑफ द कंटेनर, यस, टुक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट द वॉल्यूम रिमेन द सेम। यस, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज द बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्टिविटी? सी, हमारे पास 200 ml वाटर है, अलग अलग बीकर में, अलग अलग शेप की बीकर में जब हमने पानी डाला तो उनका शेप अलग हो गया, बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम उनका सेम था। ये वही बात है कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, आप उसको बाल्टी में डाल दो, प्लेट में डाल दो, बोल में डाल दो, रहेगा तो वो एक गिलास पानी ही, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, तो बता दो फटाफट से ये कौन सी प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? ये लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? सो लिक्विड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, liquid are compressible, liquid have no volume or shape, liquid have fixed volume but no fixed shape। क्या हो जाएगा? liquid के पास fixed volume तो होता है, लेकिन liquid के पास fixed shape नहीं होता है, liquid के पास fixed shape नहीं होता है। so for this question liquid have fixed volume but no fixed shape, option D हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, for question number 6। now नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द इंडियन नेशनल कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम। इंडियन नेशनल कैलेंडर कितने से कितना स्टार्ट होता है? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पूछा है, कब से स्टार्ट होता है। सो जनवरी 1, 21 ऑफ मार्च, 22 ऑफ मार्च एंड 15 ऑफ अप्रैल। कब से शुरू होता है बेटा? Yes, that is also called Saka calendar, which starts from 22nd of March। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है so that is 22nd of March, अगर लीप ईयर है so that is 21st of March। बट यहाँ पे as such हमको लीप ईयर लिखा हुआ नहीं दिख रहा, so we'll go for 22nd of March। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। So, question number 8 is
Which of the following best describe the function of a cell wall in plant cell? ठीक है, कौन सा यहाँ पे पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है किसको? सेल वॉल के फंक्शन को, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. It provide rigidity and strength to the plant. It contain chlorophyll for photosynthesis. It is the site where most life process takes place. क्या हो जाएगा? Which option is correct for this question? Function of a cell wall. तो सेल वॉल का काम क्या होता है? क्योंकि देखो प्लांट्स जो है ना वो हमारी तरफ मूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर कोई उनको हार्म करेगा तो बेचारे कहाँ पे भाग के जाएंगे? वो तो भाग ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि उनके पास ना एक कवरिंग होती है, एक सेल वॉल की कवरिंग होती है जो कि उसको स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th. So question 9th is, एक पॉइंट और हमारा यहां पे रह रहा है. सो दिस इज दी डी पार्ट. चलिए ओके हाँ अब ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे क्या है? अ बॉय थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर. What is the motion of a ball in the highest point? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की मोशन कैसी होगी? ठीक है, बिल्कुल जब बॉल टॉप पे पहुंच जाएगा, है ना, आप एक बॉल लो और ऊपर ऐसे थ्रो कर दो, ठीक है, एक पॉइंट पे आएगा तो वहां पे जाके स्लो डाउन होगा ना, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है? तो उसकी एक्टिविटी पूछ रहे, मैंने पहले ही बता दिया. चलो कोई बात नहीं. सो इट कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड. It momentarily stopped before falling back down. It changed direction and the speed increases immediately. It moved horizontally for a moment. क्या हो जाएगा? जैसे ही हम बॉल ऊपर फेंकेंगे वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, एक पॉइंट पर आने के बाद रुक जाएगा और वापस से फिर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है? ऐसा ही होता है, आप ये खुद भी करके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th इज, एन इलेक्ट्रिक केटल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. इलेक्ट्रिक केटल पता है आप सबको, आपने मैगी वैगी बनाई होगी, है ना, पानी गर्म किया होगा. तो इलेक्ट्रिक केटल जो है वो किस पे वर्क करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, chemical effect of electric current, heating effect of electric current and light effect of electric current. Yes, electrical kettle किस पे वर्क करती है बेटा? heating effect of electric current पे वर्क करती है, ठीक है? वो हीट प्रोड्यूस करता है ना इलेक्ट्रिसिटी से, राइट? हीट प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिसिटी से. सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है, राइट? नाउ next question is question number 11th. so question 11th है, atmospheric pressure is measured in. atmospheric pressure को हम किस में मेजर करते हैं ये बताएंगे. atmospheric pressure को बेटा हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम एंड मीटर. किस में मेजर करेंगे? न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम एंड मीटर, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर का फॉर्मूला देखो पहले. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स होता है यहाँ पे न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर एक साथ बनता है पास्कल्स. क्या बनता है? पास्कल. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट इज पास्कल, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th. सो क्वेश्चन 12th is, what is the main function of the immune system? immune system का main function क्या होता है? to detect symptoms, to produce antibiotics, to fight against disease, to measure body temperature. कहते हैं ना कि हम तो बीमार नहीं पड़ते, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो 1 साल हो गए हम बीमार ही नहीं पड़े. कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि हर हफ्ते थोड़ी सी धूप लग जाती है, थोड़ी सी ठंड लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं,
ठीक है। तो ये सारा किसका खेल होता है? हमारे इम्यून सिस्टम का खेल होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट वे में बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये डिजीज से फाइट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी यहां पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन 13 है यहाँ पे, व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, व्हाट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन क्या होता है? एक हेल्दी का डेफिनेशन क्या होता है? हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? Absence of disease, a state of physical and a mental well-being, a state of complete physical, mental and social well-being. D ऑप्शन है feeling good physically and having a strong relationship. क्या हो जाएगा? See, according to WHO, अगर हम बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन बहुत ज्यादा हेल्दी है, that means socially, mentally and ठीक है फिजिकली, तीनों तरीके से अगर कोई इंसान फिट है, that means वो ऑफ कोर्स वो हेल्दी की कैटेगरी में आएगा। मान लो अगर वो उसका फिजिकल ठीक है बट वो मेंटली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, तो भी वो फिट की कैटेगरी में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू WHO. सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। So, question 14th is during a storm keeping window open help. ठीक है, बहुत तेज जब आंधी तूफान आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हमें करना चाहिए जनरली हम क्या करते हैं पहले मैं वो बताती हूँ। हम अपने घरों के ना खिड़की दरवाजे सारे जाके बंद कर देते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हमें अपने घरों के खिड़की दरवाजे जो है वैसे खोल देने चाहिए, ठीक है। अब क्यों खोल देने चाहिए, क्या रीजन है भाई इसके पीछे का? तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। सो रिड्यूस प्रेशर डिफरेंस, लेट फ्रेश एयर इन, कि भाई आंधी तूफान आ रहा है घर में हवा आनी चाहिए, है ना, ऐसा। या फिर कूल द हाउस, कि भाई एसी बंद कर दो, बाहर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है घर को चिल्ड कर देगी, ये रीजन है। या फिर प्रिवेंट लाइटनिंग स्ट्राइक, क्या हो सकता है कि क्यों हमें स्टॉर्म के टाइम पे अपने खिड़की दरवाजे से खोल देने चाहिए? द रीजन बीइंग, देखो बाहर क्या होता है, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, दैट मीन्स वहां का प्रेशर कम है। हमारे घर का जो है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जब आंधी तूफान आता है बाहर के कंपैरिजन में। तो अगर प्रेशर हमने मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है कि अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि हमारे छते वते जो है उसमें क्रैक आना शुरू हो जाए, और अगर कच्चे घर होते हैं तो सीधा सीधा छत ही उड़ जाती है, ठीक है। सो ये रीजंस यहाँ पे होते हैं। इसी वजह से प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, फिर प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? खिड़की दरवाजों को खोल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा? खिड़की दरवाजों को खोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, which of the following is not an application of the magnetic effect of electric current? ठीक है, which of the following is not an application of magnetic effect of electric current? ठीक है, magnetic effect of electric current का कौन यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल एंड इलेक्ट्रिक स्टोव, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी बट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काम करेगा, सो दैट इज इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है। बाकी समय मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 है, इसरो सैटेलाइट फॉर मैपिंग अर्थ इज, ठीक है, इसरो सैटेलाइट फॉर मैपिंग अर्थ इज एस्ट्रोसेट, कार्टोसेट, आदित्य L1 या फिर मंगलयान, कौन है यहाँ पे? यस, इसरो सैटेलाइट कौन सा है यहाँ पे? देखो
सारे के सारे यहाँ पे सैटेलाइट दे रखे हैं, एक ही काम नहीं होता, ठीक है। मैपिंग अर्थ भी है यहाँ पे, अर्बन प्लानिंग भी होती है, डिजास्टर मेंशनिंग भी होती है, तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करेगा कार्टोसैट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन 17 इज आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग, ठीक है। आयरन सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? देखो, आयरन प्लस सल्फाइड मिलके बना देगा FeS, ठीक है। आयरन प्लस सल्फर मिलके बना देगा आयरन सल्फाइड, ठीक है। सो आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड कार्बन, आयरन नाइट्रोजन, किससे मिलके बना है ये? यस, किससे मिलके बना है? आयरन एंड सल्फर से मिलके बना है। किससे मिलके बना है बेटा? आयरन एंड सल्फर से मिलके बना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज Which layer of earth protect us from cosmic rays in solar wind? ठीक है, कौन सा लेयर जो है हमको कॉस्मिक रेज से बचाता है? कौन सा लेयर हमको यहाँ पे कॉस्मिक रेज से बचाता है ये बताना है। ओजोन लेयर, क्रस्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड हाइड्रोस्फीयर, कौन सा हो जाएगा? देखो, आई नो कि इसका आंसर मेरे ख्याल से आप जो सोच रहे होंगे वो नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज से हमको कौन बचाता है? आप सोचोगे ओजोन लेयर बचाता है, ठीक है। वो तो हमको यूवी रेज से बचाता है बेटा। ओजोन लेयर जो है वो हमको यूवी रेज से बचाता है। कॉस्मिक रेज से हमको मैग्नेटिक फील्ड बचाता है। कौन बचाता है? मैग्नेटिक फील्ड बचाता है, ठीक। नाउ 19th क्वेश्चन इज, 19th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, Which gas is most responsible for greenhouse effect on earth? Which gas is responsible for greenhouse effect? कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीनहाउस इफेक्ट के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कौन सा होता है? यहाँ पे हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मिथेन भी एक गैस है जो इसको ग्रीनहाउस इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करती है, और वीकेंड से बढ़ाती है, मदद तो क्या क्या ही करेगी, ठीक है, उसकी वजह से बढ़ जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड फ्रॉम दिस वर्कशीट इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो क्वेश्चन 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर्स? कौन से इसमें से डिकम्पोजर्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजर्स? सो ग्रास, मशरूम, फ्रॉग एंड ईगल। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं वीकेंड से, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? डिकम्पोजर्स कौन है बेटा? मशरूम जो है, ठीक है, मशरूम जो है वो डिकम्पोजर्स है। कौन है डिकम्पोजर्स यहाँ पे? मशरूम जो है वो डिकम्पोजर्स है। मशरूम है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, दे ऑल आर दी डिकम्पोजर्स एंड दे यूजफुल इन आवर साइक्लिक नेचर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट होता है कंप्लीट। सो टोटल 20 क्वेश्चंस थे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको किसमें कराए हुए हैं, जो हमने मल्टीपल चॉइस सीरीज निकाली थी जिसमें हमने हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। तो अगर आपने हर एक क्लास को फॉलो किया होगा, हर एक क्लास को देखा होगा, तो आई नो कि आपके 20 में से 20 ही आए होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस टेस्ट में, ओके। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।